नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 का थर्ड पार्ट। खाना खाने के बाद कुछ देर के लिए लेट जाने की आदत है और मैं लेट गई। मतलब लेखिका बता रही है कि उसने और उस लड़की ने खाना खाया और खाकर वो लेखिका लेट गई और कुछ उनींदी सी मतलब ना तो ढंग से नींद आना। ठीक है, इतने में गाड़ी रुकी। यह मानिकपुर था। मानिकपुर वो गाड़ी रुकी। चित्रकूट दर्शन करके लौटने वाली स्त्रियों का एक झुंड एक साथ ही डिब्बे में भर गया। अर्थात मानिकपुर से चित्रकूट दर्शन करके जो स्त्रियां आई थी वो डिब्बे में झुंड आया और वो डिब्बा भर गया। मैंने पैर समेट कर दो स्त्रियों को बैठने की जगह पैताने कर दी। मतलब कि अपने पैरों के नीचे पैर समेट लिए और पैताने पर वो दो स्त्रियां बैठ गई, पर उठी नहीं, लेटी रही। पहले तो वे वापस आपस में ही बातचीत करती रही, फिर उनका ध्यान उस लड़की की ओर गया और पूछताछ शुरू हो गई। मतलब पहले वो लड़कियां आपस में उस लड़की के बारे में बातचीत करती रही, परंतु फिर उनका ध्यान उस लड़की की ओर गया और उन्होंने उससे पूछताछ करना शुरू कर दिया। मेरे पास बैठने वाली ने मुझसे पूछा, क्यों बहन जी, यह बच्ची आपके साथ जा रही है? और मैं नहीं कह के फिर सो गई। अर्थात उसने लेखिका से, उसके पास जो स्त्री बैठी थी, लेखिका से पूछा कि वह लड़की उनके साथ जा रही है, परंतु लेखिका ने मना करके वो दोबारा से सो गई। अब सीधे उसी से प्रश्न होने लगे। मतलब कि लेखिका से प्रश्न ना करके सीधे लड़की से प्रश्न करने लगी स्त्रियां। मैं सब तो नहीं सुन सकी, पर रामपारी को यह कहते सुना, इलाहाबाद अपने ब्याह के पास जा इतलाक है। और फिर उन स्त्रियों की हंसी सुनी। मतलब कि इलाहाबाद वो अपने जिससे उसकी शादी हुई है उसके पास जा रही है, यह सुनकर स्त्रियां हंसने लगी। मुझे फिर नींद आ चली। लेखिका को फिर नींद आ गई और वो सो गई। थोड़ी देर बाद बहुत शोरगुल सुनकर मैं उठ बैठी। मतलब काफ़ी शोर हुआ तो लेखिका की नींद खुल गई। देखा तो सामने ही पटिए पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, इलाहाबाद जंक्शन। सजग होकर मैंने उस कोने को देखा जहां राम प्यारी बैठी थी। मतलब कि जब देखा कि इलाहाबाद जंक्शन आ गया है तो उसको एकदम से उसने राम प्यारी को देखा कि वहां बैठी थी वो, पर वह वहां नहीं थी। पर वो वहां से उठकर चली गई थी। मेरी चादर समेटकर मेरे पैताने रखकर राम प्यारी अपने ब्याह को ढूंढने चली गई थी। मतलब पैरों के नीचे जो चादर उसने लेखिका ने उस लड़की राम प्यारी को ओढ़ाई थी वो उसके पैताने रख कर वो चली गई थी। सामने प्लेटफॉर्म पर जहां चित्रकूट के दर्शन का पुण्य लाभ करके लौटने वाली स्त्रियों का समूह खड़ा था, जिनसे बिना टिकट के यात्रा करने के कारण टिकट जांचने वाली महिला डबल किराए के लिए उलझ रही थी। मतलब कि कुछ स्त्रियां वहाँ मानिकपुर जंक्शन से ऐसी चढ़ी थी जो चित्रकूट दर्शन करके आई थी, जिनके पास टिकट नहीं था, और जो कांस्टेबल महिला थी वो उनसे डबल किराया लेने के लिए उलझ रही थी। मैंने देखा राम प्यारी कटोरी, गिलास और थाली को आरती की मुद्रा में पकड़े हुए खड़ी है। उसने यानी कि राम प्यारी को देखा कि वो थाली गिलास और उसको ले रखा है, कटोरी उसने, और उसको आरती की, जैसे आरती कर रही हूँ ऐसी मुद्रा में लेकर खड़ी है। उन स्त्रियों के पास वह भी रोक ली गई, और अर्थात उन स्त्रियों के साथ उसको भी रोक लिया गया उन स्त्रियों के यह कहने पर कि वह लड़की उनके साथ नहीं है। टिकट जांचने वाली महिला ने राम प्यारी से पूछा, छोकरी तू कहाँ जाएगी? मतलब कि राम प्यारी से भी पूछा उसने, टिकट जांचने वाली महिला ने, कि तू कहाँ जाएगी? ये लड़की, छोकरी मतलब लड़की। और राम प्यारी का उत्तर था, घर से ते आइत लाग हैं, अपने ब्याह के घर जाब। और वह आगे बढ़ गई। मतलब कि उसने उत्तर दिया कि वह अपने घर से आई है और अपने शादी के, जिससे उसकी शादी हुई है उसके घर जा रही है, और वो उसने कुछ नहीं देखा और आगे बढ़ गई। मैं देखती रह गई। जंक्शन का कोलाहल उसी प्रकार हो रहा था, पर मेरे कानों में राम प्यारी का स्वर ब्याह के घर गूंज रहा था। मतलब कि शोर जंक्शन पर उतना ही हो रहा था, परंतु जो राम प्यारी के स्वर थे कि वह ब्याह के घर जा रही है, यानी कि जिससे उसकी शादी हुई है वहाँ जा रही है, वह शब्द उसकी लेखिका के कानों में गूंज रहे थे। क्या वह राम प्यारी का ही स्वर था? वह छोटी सी बच्ची क्या जाने ब्याहे को? मतलब कि उस छोटी सी बच्ची का विवाह कर दिया गया। उस छोटी बच्ची को विवाह का मीनिंग भी नहीं, अर्थ भी नहीं पता था। तो
ऐसा लगा कि युग युग से कोई अज्ञात वाणी, जिसे सीता और सावित्री कहते हैं, उसी बच्ची के कंठ से प्रतिध्वनित हो रही थी। मतलब कि उनको वो लड़की ऐसे लगी जैसे सीता और सावित्री जो उस कच्ची के कंठ से प्रतिध्वनि, मतलब कि सीता और सावित्री थी जिन्होंने अपने पति के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। उसी की तरह वह राम प्यारी उनको दिखाई दे रही थी, उसकी आवाज़ वही गूंज रही थी। प्रतिध्वनि मतलब गूंजना। मैं सोच रही थी कि मैं सांसारिक बंधनों से और अभी तो आजमगढ़ के कवि सम्मेलन से न बंधी होती तो राम प्यारी के पीछे पीछे जाती। तो वो लेखिका ने सोचा कि अगर मैं सांसारिक बंधनों, यानी कि जो सांसारिक बंधन उसके सामने था सबसे बड़ा था कि कवि सम्मेलन, उसको कवि सम्मेलन में भाग लेने के लिए आजमगढ़ जाना था, उससे ना बंधी होती तो वह राम प्यारी के पीछे अवश्य जाती और देखती कि वो कैसे अपने ब्याहे को खोजती है, अर्थात अपने पति को कैसे खोजती है। वह अन्वेषण कितना सुंदर होता। अन्वेषण मतलब खोज, और वो कहती है कि खुश होती है अपने मन में, यह खोज कितनी सुंदर होती। पर अब तो रह रहकर एक ही प्रश्न उठ रहा था, जो कभी भी अभी भी अनुत्तरित है, उसका ब्याह उसे मिला भी है या नहीं। अनुत्तरित मतलब जिसका उत्तर कभी ना मिले। वह प्रश्न जो लेखिका के मन में उठा था कि उसका ब्याह उसको मिला या नहीं मिला, वह अनुत्तरित है। अभी भी उसको नहीं पता कि राम प्यारी को उसका पति मिला या नहीं मिला, वो कैसी अवस्था में है, कैसी है। धन्यवाद।